हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। गैल्वेनिक सेल्स के लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकालते हैं इसके बारे में। तो आज के लेक्चर में हम शुरुआत में गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड सारी थ्योरी को पढ़ेंगे, थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद इसके लिए ढेर सारे एमसीक्यूज ट्राई करेंगे ताकि इसी लेक्चर में आपके गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड गिब्स फ्री एनर्जी के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। एक्चुअल में गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा जी से। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। इस वाले चैप्टर में केवल गैल्वेनिक सेल्स के लिए कैसे निकालते हैं ये बस हमें सीखना है। एक्चुअल में हम गिब्स फ्री एनर्जी क्यों निकालते हैं? क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू से ही हमें ये समझ में आता है कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब क्या है? कोई भी रिएक्शन क्या वो अपने आप हो जाएगी या कोई ऐसी रिएक्शन है जिसको करवाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। इस चीज के बारे में हमें कौन बता देता है? ये गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यूज से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी रिएक्शन अपने आप होने वाली है और कौन सी रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जो रिएक्शन अपने आप हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और जिस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है उन्हें हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो एक्चुअल में यहां पर मैं एक कंक्लूजन लिख रहा हूं बेटा, जो कि थर्मोडायनेमिक्स में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां पर फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखना, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू से हम पता करते हैं कि रिएक्शन अपने आप होगी या नहीं होगी। क्योंकि जब डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो होती है, इसका मतलब जब इसकी निगेटिव वैल्यूज होती हैं, तो हमें यह पता चल जाता है कि एक्चुअल में रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही जहां पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन जीरो होती है, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव। वहां पर हम बताते हैं कि रिएक्शन कौन सी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और इन केस अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जीरो हो, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं अभी समझेंगे, डेफिनेशन क्या होती है समझेंगे। बट ये एक ऐसा कंक्लूजन है जिसको हम यूज करेंगे हर जगह पर, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे बेटा कि ये कहाँ से आता है। ठीक है, और डेल्टा जी की वैल्यू जब जीरो रहेगी तब हम बोलेंगे कि ये क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम पर रहेगा। समझ में आ गया बेटा? कई बार क्वेश्चन में ये भी आता है कि इक्विलिब्रियम पर कौन सी वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है, डेल्टा जी नॉट की नहीं। ठीक है, ये भी कई बार आपको ये देखने को मिलेगा, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जीरो नहीं होगी बेटा इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होगी। समझ में आ गया? अब यहां समझते हैं कि ये जो गिब्स फ्री एनर्जी गैल्वेनिक सेल्स के लिए गिब्स फ्री एनर्जी किसे बोलेंगे। तो एक्चुअल में गैल्वेनिक सेल्स में गिब्स फ्री एनर्जी किसे बोलते हैं? कि कोई केमिकल एनर्जी जिसको हम इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट कर पाएंगे, मतलब केमिकल के अंदर ऐसी कितनी एनर्जी है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो एक्चुअल में गिब्स फ्री एनर्जी हम गैल्वेनिक सेल्स के लिए क्यों निकालते हैं, उसकी वैल्यू से हमें ये आइडिया लग जाता है कि उसके अंदर उस केमिकल के अंदर कितनी एनर्जी है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। क्योंकि सारी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, केवल कुछ ही एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में गिब्स फ्री एनर्जी का डेफिनेशन क्या लिखा जाता है? गिब्स फ्री एनर्जी का डेफिनेशन होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी इसको शो करते हैं किससे? डेल्टा जी से। इज दैट पार्ट ऑफ एनर्जी, मतलब ये टोटल एनर्जी नहीं है, केमिकल के अंदर टोटल एनर्जी कुछ और होगी, उसमें से कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसको हम वर्क में कन्वर्ट कर पाते हैं। इज दैट पार्ट ऑफ एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड, ठीक है, विच कैन बी कन्वर्टेड, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। ठीक है, कि यूजफुल वर्क में हम कितनी एनर्जी को कंप्लीट कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि सारी एनर्जी को हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो एनर्जी के जिस पोर्शन को थियोरेटिकली हम वर्क में कन्वर्ट कर पाएंगे उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गैल्वेनिक सेल्स के लिए हम ये क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल्स के टर्म में अगर इसे लिखें, इसके डेफिनेशन को, तो इन गैल्वेनिक सेल्स, गैल्वेनिक सेल
डेल्टा जी इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन ऐसा लिख रहे हैं बेटा, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम कितने केमिकल के अंदर कितनी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं, इन गैल्वेनिक सेल डेल्टा जी इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क which can be done when charge is passed reversibly, when charge is passed रिवर्सिबली। इसकी डेफिनेशन को ध्यान देना बेटा, क्योंकि ये वाला डेफिनेशन जो है, ये बाद वाला जो मैंने लिखा है रिवर्सिबली, ये वाला जो डेफिनेशन है ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है और ये आपको पता रहना चाहिए। लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है ये आपको समझ में आएगा एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू, अब रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में चार्ज को जब पास करते हैं तो जितना भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन हम कर पाएंगे उस रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू, उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको इसलिए पता रहना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी ने यही डेफिनेशन लिख रखी है बेटा, ठीक है, गैल्वेनिक सेल्स के रिस्पेक्ट में। तो डेल्टा जी के और भी फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं डेल्टा जी निकालने के लिए, लेकिन इस वाले चैप्टर में या इस वाले लेक्चर में हम केवल वो फॉर्मूला देखेंगे जो कि गैल्वेनिक सेल्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में डेल्टा जी एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि बहुत सारी केमिस्ट्री के चैप्टर में आता है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में भी कहीं ना कहीं हम इसे पढ़ते ही हैं, डेल्टा, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, इसके अलावा हम इस चैप्टर में भी देख रहे हैं, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी हम कहीं ना कहीं उस पैरामीटर को यूज करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी केमिस्ट्री में, क्योंकि इसके बेसिस पर ही हम ये बताते हैं कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। फिलहाल के लिए आपको बस ये डेफिनेशन याद रख लेना है। रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है ये डिटेल में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल के थ्रू, ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में। क्लियर हो गया। तो क्योंकि ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये थियोरेटिकल वर्क है बेटा, प्रैक्टिकली इससे थोड़ा ना थोड़ा कम ही अमाउंट आता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन का, ठीक है। ये थियोरेटिकल अमाउंट है कि थियोरेटिकली कितनी एनर्जी को हम कन्वर्ट कर पाएंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल वर्क में, इलेक्ट्रिसिटी में, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी को हम निकाल कैसे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकाल कर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो गिब्स फ्री एनर्जी जो है एक्चुअल में ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। तो इस टर्मिनोलॉजी पर ध्यान देना है बेटा, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन में क्या करता है, गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने की जगह पर ऐसा देने की बजाय कि गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करो, वो बोल देता है कैलकुलेट मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन गैल्वेनिक सेल। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकालने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब क्या करोगे आप, ये अमाउंट ऑफ डेल्टा जी जो है वो निकालोगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू वोल्टेज या चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। कितने पोटेंशियल डिफरेंस से हमने कितने चार्ज को पास किया है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। या इसी का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, फिजिक्स में भी आप ये फॉर्मूला यूज करते हो बेटा, Q इंटू वी। तो ये जो Q इंटू वी है यही किसकी वैल्यू देता है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन की वैल्यू देता है। अब पूरे सेल के लिए अगर हम लिखें, स्टैंडर्ड कंडीशन पर लिखें, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में होता क्या है कि जो वोल्टेज की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ई नॉट सेल होती है, समझ में आया ना। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन बोले 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर, इन कंडीशन पर अगर बोले तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, ई नॉट सेल के बराबर होती है, किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। और Q की वैल्यू जो होती है, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाती है जितने भी नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं
1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये क्या किसके बराबर हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और 1 मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो इसको जब अप्रोक्सीमेट लेते हैं तो इसकी वैल्यू लेते हैं 96500 कूलम। समझ में आ गया? ये 96500 कूलम अप्रोक्सीमेट वैल्यू है बेटा। अगर क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, इसी 96500 कूलम को हम क्या बोलते हैं? 1 फैराडे बोल देते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या लिखते हैं? 1 फैराडे भी लिखते हैं या 1F से शो कर देते हैं। तो अगर आपको 1 फैराडे की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप ये वाला अज्यूम करोगे, क्योंकि ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। एक्यूरेट वैल्यू 96485 ऐसी कुछ वैल्यूज आती है बेटा, ठीक है। लेकिन जब तक क्वेश्चन में साफ साफ 1 फैराडे की वैल्यू ना लिखी हुई हो, आप मानोगे कि 1 फैराडे की वैल्यू कितनी है? 96500 है, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? -96500 कूलम। हम 1 फैराडे की वैल्यू तो 96500 कूलम ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं तो साइन कौन सा हो जाएगा? ये माइनस। नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन n, ये n इंटू 96500 जितने, क्योंकि ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 96500। n मोल इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा? 9 इंटू 96500 इंटू क्या हो जाएगा? ये ई नॉट सेल। क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर निकाल रहे हैं तो इसे क्या लिख देंगे? डेल्टा जी नॉट लिख देंगे बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना डेल्टा जी अलग है, डेल्टा जी नॉट अलग है। तो हमने बोला था इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होगा, डेल्टा जी नॉट जरूरी नहीं कि 0 हो, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या है? -n इंटू 96500 इंटू ई नॉट से लिया। इसी को हम कैसे शॉर्ट में लिख देते हैं? इस 96500 को f से लिखते हैं, -nf ई नॉट। तो ये फॉर्मूला हो गया, या डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -nf ई। अगर वहां पर नॉट नहीं लगा ई के ऊपर तो यहाँ पर भी नॉट नहीं लगेगा। अगर वहां ई नॉट सेल है तो यहाँ पर भी डेल्टा जी नॉट आएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही हम यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो डेल्टा जी नॉट निकालने के बहुत अलग अलग फॉर्मूले होते हैं बेटा, या डेल्टा जी निकालने के बहुत अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, बाकी सारे फॉर्मूले दूसरे चैप्टर्स में सीखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये यहाँ जो है ये ई नॉट निकालना हमने लास्ट वाले लेक्चर में ही सीखा हुआ है बेटा। ई नॉट सेल SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, या ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, उससे ई नॉट सेल निकल जाएगा, ठीक है। एफ की वैल्यू पता है आपको, हर बार कैलकुलेशन में क्या रखोगे? 96500 रखोगे। एन की वैल्यू जो है इसी में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, क्योंकि बेटा फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। इस फॉर्मूले से आप ये निकाल सकते हो बिल्कुल कैलकुलेशन करके बहुत तुरंत की गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी। लेकिन सारी जो दिक्कत होती है इस एन में कंफ्यूजन होता है। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस्ड रिएक्शन। पूरे रेडॉक्स रिएक्शन में, क्योंकि हर एक गैल्वेनिक सेल में क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो पूरे गैल्वेनिक सेल में जो बैलेंस्ड रिएक्शन होती है, बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन होती है, उस बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है वो बताता है एन की वैल्यू। तो डेल्टा जी बाद में निकालना सीखेंगे बेटा, पहले ये सीख लेते हैं कि ये जो एन की वैल्यू है किसी भी रिएक्शन के लिए कैसे कैलकुलेट करें। तो आपको ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आपके पास डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी निकालने के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहला काम आपका रहेगा क्या चीज? बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना। क्योंकि आपने अगर बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखा तो यहाँ एन की वैल्यू गलत हो जाएगी, और एन की वैल्यू गलत हो जाएगी तो डेल्टा जी की वैल्यू गलत हो जाएगी। समझ में आया बेटा? सिंपल फॉर्मूला है, इसी के बहुत सारे क्वेश्चंस आज करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी हमने क्या बोला? ये इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी है या इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, मतलब इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐसा है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आपको क्या दिख रहा होगा? यहां पर अगर ई नॉट का साइन पॉजिटिव रहेगा तो यहां माइनस लगने के बाद डेल्टा जी क्या हो जाएगा? माइनस। तो हमने बोला था ई नॉट अगर पॉजिटिव रहता है तो रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो अगर ई नॉट पॉजिटिव रहेगा तो डेल्टा जी क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा, लेस देन 0 रहेगा, और इसलिए वो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस, मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल होगी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में जो एन यूज होता है
उस n की वैल्यू कैसे निकालते हैं यहाँ देख लेते हैं। तो जैसा हमने रेडॉक्स में सीखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, उसी से यहाँ पर भी n की वैल्यू निकाल सकते हो। जितना भी इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो वैल्यू ऑफ n कैसे कैलकुलेट करना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या दिख रहा है, ये +2 से 0 जा रहा है और जिंक क्या जा रहा है, 0 से +2 में जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ जो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 का है, यहाँ जो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है 0 से +2 ये भी 2 का है। तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, और इस बैलेंस रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 का है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 का है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। समझ में आया? चाहे आप डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर से निकालो या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर से निकालो, ठीक है ना, चाहे रिडक्शन के थ्रू निकालो ऑक्सीडेशन के थ्रू निकालो, बैलेंस रिएक्शन में n की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। ठीक है, अब ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखना, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, डिफरेंस कितने का है, 1, लेकिन आयरन कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, एक आयरन में 1 का डिक्रीज है, लेकिन यहाँ 2 आयरन दे रखे हैं तो कितने का डिक्रीज है, 2 का डिक्रीज है। समझ में आया? ऐसे आयोडीन में देखते हैं। आयोडीन में अगर ध्यान से देखोगे तो इस आयोडीन का -1 है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका है 0, इंक्रीज कितने का है, 1 का इंक्रीज दिखाई दे रहा है, लेकिन आयोडीन कितने हैं, 2 है बैलेंस रिएक्शन में। अगर 2 आयोडीन है तो इंक्रीज भी कितने का होगा, 2 का। तो आपको क्या दिख रहा है, डिक्रीज और इंक्रीज सेम है, मतलब रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो आपको बैलेंस करना है बेटा, अदरवाइज n की वैल्यू सही नहीं निकल कर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2। समझ में आ रहा है क्या? डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर जो बैलेंस रिएक्शन में जो रहता है वही हमारा क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल है बेटा, खुद से ट्राई करोगे क्या? ऊपर वाले एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ मैग्नीशियम का कितना है, 0, यहाँ मैग्नीशियम का कितना है, +2। अगर ये 0 से +2 में जा रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक मैग्नीशियम में कितना है, 2 का इंक्रीज है। मैग्नीशियम कितने हैं, 3 है। टोटल इंक्रीज कितने का होगा बेटा, 6 का होगा। एक मैग्नीशियम में 2 का इंक्रीज, 3 मैग्नीशियम में 6 का इंक्रीज आएगा, तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, अगर बैलेंस रिएक्शन है तो एल्यूमिनियम से भी सेम ही आंसर निकल कर आएगा। क्या दिख रहा है, एल्यूमिनियम में जो डिक्रीज है, एक एल्यूमिनियम में डिक्रीज कितने का है, 3 का है, लेकिन वहां 2 एल्यूमिनियम है, तो 2 एल्यूमिनियम में डिक्रीज कितने होंगे, 6 के होंगे, तो यहाँ डिक्रीज भी 6 का है। तो इंक्रीज और डिक्रीज सेम है, एक्चुअल में n की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है ना, नेक्स्ट वाली रिएक्शन को देखना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है क्योंकि फ्री स्टेट में है। ठीक है, वैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम में ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ +3, क्योंकि बॉन्डेड स्टेट में हमें पता है बॉन्डेड स्टेट में एल्यूमिनियम हमेशा कितना होता है, +3। तो एक एल्यूमिनियम में अगर आप ध्यान से देखोगे, एक एल्यूमिनियम में इंक्रीज कितने का है, 3 का है, लेकिन टोटल एल्यूमिनियम कितने हैं, 4/3 है। टोटल एल्यूमिनियम कितने हैं, 4/3 है, तो एक्चुअल में कितने का इंक्रीज आएगा, 4 का। तो एक्चुअल में n की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी बेटा। आप चाहो तो ऑक्सीजन से भी निकाल सकते थे, सेम ही आंसर आएगा, कोई भी एक चीज से निकाल सकते हो। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर -2। ठीक है ना, तो यहाँ क्या दिख रहा है, कितने ऑक्सीजन है, 2। एक ऑक्सीजन में डिक्रीज कितने का है, 2 का है, 2 ऑक्सीजन में इंक्रीज कितने का होगा, 4 का हो जाएगा। तो यहाँ से भी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। समझ में आया? किसी भी एक के इंक्रीज या डिक्रीज से आप निकाल सकते हो कि n की वैल्यू क्या होने वाली है। समझ में आया बेटा? सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में देखना, अगर आप कार्बन के इंक्रीज से निकालने के लिए जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में निकल कर आएगा। आसान तरीका क्या है, ऑक्सीजन को देख लें। अगर ऑक्सीजन को देखोगे तो ये कितना है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्टेट में है, यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है। हर जगह ऑक्सीजन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 0 से कहाँ पर जा रहा है, -2 में जा रहा है। 0 डिक्रीज है, तो ये 0 से -2 में 2 का डिक्रीज है। कितने ऑक्सीजन है टोटल बेटा, 10 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 10। टोटल जो डिक्रीज है वो 20 का है, तो एक्चुअल में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। आप कार्बन के लिए भी निकालोगे तो सेम ही आंसर निकल कर आएगा। समझ में आया बेटा? बस यहाँ कार्बन के फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आएंगे, इसलिए कैलकुलेशन में आपसे मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन से निकालना ज्यादा आसान था। क्या मतलब क्या है n का, पूरी जो बैलेंस रिएक्शन रहेगी उस बैलेंस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफर हुआ है, या टोटल इंक्रीज या टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का था, यही हमारे n की वैल्यू होगी। एक बार n की वैल्यू आ गई तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेल्टा जी ऐसे ही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। सेल के रिप्रेजेंटेशन में कैथोड और एनोड दोनों के लिए E0 की वैल्यू दे रखी है बेटा। जब भी वैल्यूज दे रखेगी तो आपको पहले भी बोला चेक कर लेना है कि वो SRP की वैल्यूज है या नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी रिडक्शन के लिए दे रखा है, ये भी रिडक्शन के लिए दे रखा है। वैल्यूज SRP की है
चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पहला काम हमारा क्या है, हम ई नॉट सेल निकाल लेंगे, तब तो डेल्टा जी नॉट के फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, इसमें डेल्टा जी नॉट निकालने वाले, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। फॉर्मूला यही है। कैथोड कौन होता है, राइट हैंड साइड वाला, एनोड कौन होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो कॉपर यहाँ पर कौन है, कैथोड है, तो क्या करेंगे 0.34 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड कौन है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैल्यू कितनी है बेटा, -1.66। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, +2.0 वोल्ट हो जाएगा। ई नॉट की वैल्यू निकल कर आ गई। एन की वैल्यू देख लेते हैं। एन की वैल्यू निकालने के लिए आपको रिएक्शन बैलेंस लिखना है बेटा, पहले पहले फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना। ठीक है, हमेशा डेल्टा जी निकालने के लिए पहले रिएक्शन बैलेंस कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं। एल से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Al3+ में। या एनोड के ऑक्सीडेशन के लिए रिएक्शन लिख दिया, कैथोड के लिए रिडक्शन की रिएक्शन लिख देंगे। हम लोगों ने ये रिएक्शन लिखना सीखा हुआ है बेटा, ऑलरेडी सेल रिप्रेजेंटेशन वाले लेक्चर में हमने ये सीखा हुआ था। अब यहाँ ध्यान देना, पहले रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, अदरवाइज एन की वैल्यू गलत निकल कर आ जाएगी। ठीक है, पूरा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना जरूरी है। क्योंकि एल्यूमिनियम में कितने का डिफरेंस है, 3 का, कॉपर में कितने का डिफरेंस है, 2 का। अगर बिना बैलेंस किए कोई एन की वैल्यू निकाल लेगा तो गलत वैल्यू निकल कर आ जाएगी, कॉपर से अलग आ रही है, एल्यूमिनियम से वैल्यूज अलग आ रही हैं। हम क्या करेंगे, पहले इसे बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें इंक्रीज कितने का है, 3 का है। ठीक है, वहीं अगर आप कॉपर में देखोगे तो ये +2 से कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो यहाँ डिक्रीज कितने का है, 2 का है। हमें जब दोनों को बैलेंस करना है तो दोनों नंबर क्या होना चाहिए, इंक्रीज और डिक्रीज वाले सेम होने चाहिए, जैसे हम रेडॉक्स में बैलेंसिंग करते हैं। तो यहाँ 3 में कितना मल्टीप्लाई कर दूं, 2, और यहाँ 2 में कितना मल्टीप्लाई कर दूं, 3। जो 2 को मल्टीप्लाई किया है ये एल्यूमिनियम के सामने रखना पड़ेगा, 3 को जो मल्टीप्लाई किया है ये कॉपर के सामने रखना पड़ेगा। समझ में आ गया। और यहाँ पर जो n की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 6, क्योंकि ये 3 × 2 अब क्या हो गया, 6। इंक्रीज भी 6 का हो गया, डिक्रीज भी 6 का हो गया। समझ में आया बेटा। हमेशा आपको बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। कई बार बच्चे करते क्या हैं, जल्दीबाजी में बिना रिएक्शन बैलेंस के, उनको लगता है कि चार्ज के देखकर एन की वैल्यू आ गई है, जल्दीबाजी में सॉल्व कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ही टाइम लगेगा बेटा इसको बैलेंस करने में। लेकिन इसको अगर स्किप कर दोगे आप इस स्टेप को, तो बहुत सारी जगह सिले मिस्टेक्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सिंपल चीज़ है, थोड़ा भी टाइम दोगे तो अपने आप ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, डेल्टा जी नॉट निकालना है हमें। ठीक है, डेल्टा जी नॉट निकालना है तो फॉर्मूला क्या रखेंगे, -NF ई नॉट रखेंगे। ठीक है, माइनस एन की वैल्यू कितनी है बेटा, इसमें 6 है, एफ की वैल्यू कितनी है, 96500 है। ई नॉट सेल की जो वैल्यू है, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। ठीक है, तो ये 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 96500 हो जाएगा। अब 12 को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 0, ये 0, 12 पंचे 60, 6 बचा, 12 छंग 72, और 6 कितना हो जाएगा, 78, 8 7 बचा, 12 9 108, और 7 कितना हो जाएगा, 115। ये -1158000 क्या आ जाएगा, ये जूल में आएगा बेटा, क्योंकि सारी वैल्यूज हमने किस में रखी है, एसआई यूनिट में रखी है, तो एनर्जी की यूनिट भी किस में आएगी, एसआई यूनिट में आएगी। ये कितना हो जाएगा, अगर इसको किलो जूल में लिखते हैं तो -1158 क्या हो जाएगा, किलो जूल। 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। समझ में आया क्या। तो डेल्टा जी निकालने वाला फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन उस फॉर्मूले को निकालने के पहले आपको क्या, ई नॉट सेल निकाल लेना है बेटा, और साथ में रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है, तभी जाकर एन की वैल्यू सही निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इस एग्जाम्पल को देखना। ठीक है ना, इस एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे तो पहले आपको क्या दे रखा है, ई नॉट की वैल्यूज दे रखी है, ई नॉट की वैल्यू से आप ई नॉट सेल निकाल लोगे। ठीक है ना, ई नॉट सेल जो है वो क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। पहले देख लो क्या दोनों ही वैल्यू एसआरपी की दे रखी है, बिल्कुल, हमें कोई वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होता तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं एसआरपी में और फिर इस फॉर्मूले में रखते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ क्या करेंगे, हमें पता है कि ये वाला जो पोर्शन है राइट हैंड साइड वाला वो कैथोड है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो क्या है, वो एनोड है। क्या करेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर देते हैं। कैथोड कौन है, ईजी, ईजी की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.8, माइनस एनोड कौन है, एनोड है कॉपर, कॉपर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.34। ये जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 0.46 वोल्ट। ई नॉट सेल तो निकल कर आ गया, अब एन निकाल लेना है हमें।
ठीक है। एन निकालने के लिए क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करके लिखते हैं। कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये एनोड है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ये हो गई। वहां पर क्या करेंगे, रिडक्शन की रिएक्शन लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब रिडक्शन की रिएक्शन लिखेंगे तो ये Ag प्लस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है, नहीं, हमें बैलेंस करके देखना है बेटा, उसके बाद ही आप N की वैल्यू निकालोगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ जो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है कितने का है, 2 का है, 0 से +2 पर गया। वैसे ही ये Ag प्लस से Eg में गया, तो +1 से 0 जा रहा है, डिक्रीज कितने का हुआ, 1 का हुआ। दोनों को सेम बनाना पड़ेगा हमें, डिक्रीज और इंक्रीज सेम होने चाहिए, तो इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि वो इस इंक्रीज के बराबर हो जाए। ये डिक्रीज 2 मल्टीप्लाई किया है तो Eg के सामने रख दूंगा। ये जो बैलेंसिंग वाला जो काम है, ये नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में जब हम नर्न्स्ट इक्वेशन वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे बेटा, यहाँ वहां पर भी ये बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बैलेंस करते आपको आना ही चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नर्न्स्ट इक्वेशन, बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करने हमें, उसके लिए भी आपको ये बैलेंसिंग सीखना ज़रूरी है। ये मत सोचना कि ये स्किप करके आपके लिए एन की वैल्यू आ जाएगी, बहुत सारी मिस्टेक होने लगेगी अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ डेल्टा जी में सिर्फ एक बार एन आया, वहाँ और भी ये दूसरे कोफिशिएंट की भी जरूरत पड़ने वाली है हमें आगे जाकर, ठीक है ना। अब फॉर्मूले में रख देंगे, ये जो इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो सेम ही आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है, मतलब एन की वैल्यू 2 है। एन की वैल्यू 2 है तो फॉर्मूला रख देते हैं, क्या रखेंगे, डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट। ध्यान रखना बेटा, हमने अभी सेल के लिए ई निकालना नहीं सीखा है, इसलिए हम डेल्टा जी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम ई नॉट अभी हमने निकालना सीखा है तो हम सिर्फ डेल्टा जी नॉट निकाल रहे हैं। एक बार नॉन्स्ट इक्वेशन वाला जब हम पोर्शन पढ़ लेंगे तो उससे हम ई सेल निकालना सीख जाएंगे, तो फिर डेल्टा जी भी निकाल सकते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ डेल्टा जी नॉट निकालना सीख रहे हैं, ठीक। यहाँ देखना, एन की वैल्यू कितनी है, 2। फैराडे की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कितनी हो जाएगी, 96500। और ई नॉट की वैल्यू हम कितना निकाल कर लाए हैं, 0.46 लाए हैं। 0.46 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.92 और ये हो जाएगा 96500, ठीक है ना। अब अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट करके भी लाओगे तो आप नियर बाई आंसर तक पहुंच जाओगे बेटा, ठीक है, आंसर के बहुत नियर बाई तक पहुंच सकते हो। अप्रोक्सीमेशन कैसे कर सकते हो, 2 तरीके हैं, ध्यान देना। एक तो ये कर सकते थे, इसे -0.9 इंटू 96500 कर लो, तो सिर्फ 9 का मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान होता है। दूसरा तरीका और क्या है, इसमें 0.92 ये तो एज इट इज रहने दिया, 96500 को 10⁵ मान लिया, ठीक है। अगर इसको 10⁵ मान लोगे तो ये अप्रॉक्स कितना निकल कर आ जाएगा, 92 किलो जूल निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। 10⁻² मल्टीप्लाई कर दोगे तो 92 और 10⁻³ जूल को किलो जूल लिख सकते हो। वहीं पर इसका जो एक्यूरेट कैलकुलेशन होता है ये 88.7 समथिंग निकल कर आएगा किलो जूल। तो आपको दिख रहा है कि एग्जैक्टली नियर बाई तक पहुंच पा रहे हैं हम, ठीक है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो इसके पास रहेगा 88.7। हमने जो अप्रोक्सीमेशन करके लाया है वो कितना है, 92 है, या इसके कैलकुलेशन से 85 86 के नियर बाई आएगा कुछ, तो 88 के बहुत पास में वैल्यूज आ रही हैं, समझ में आ रहा है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम बचाना है और आपको आंसर्स में जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए कैलकुलेशन कैसे करना है आपको डेल्टा जी के लिए। अब नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी पढ़नी है हमें डेल्टा जी के लिए, और वो क्या है कि डेल्टा जी जो प्रॉपर्टी होती है एक तरीके की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इस पर बेस्ड हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है आगे भी जाकर, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है, एक्चुअल में प्रॉपर्टीज को 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होती है जो कि मास पर डिपेंड करता है, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो कि मास पर डिपेंड नहीं करते, कितना भी मास हो वही रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो लिखने वाला जो पेन है, अगर इसको मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया तो दोनों का मास अलग हो जाएगा, लेकिन दोनों का टेम्परेचर अलग नहीं होगा। टेम्परेचर दोनों का क्या है, सेम। तो जो प्रॉपर्टी सेम ही रहती है उसे इंटेंसिव बोलते हैं। जो मास के चेंज होने के बाद जो बदल जाती हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो डेल्टा जी एक तरीके की क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मास। मतलब जो रिएक्टेंट है उनका हमने कितना मास लिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या रखना आपको, जो ये ई और ई नॉट है, ये ई या ई नॉट, ये क्या होते हैं, ये डिपेंड नहीं करते मास पर, डू नॉट डिपेंड ऑन मास,
ठीक है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये मास पर डिपेंड नहीं करते। तो किसको किसको एक्सटेंसिव बोलते हैं? ठीक है, जो विच डिपेंड्स ऑन मास, जो मास पर डिपेंड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। वहीं पर जो मास पर डिपेंड नहीं करते उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो है, अगेन बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसे थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में सीखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी को इंटेंसिव बोल सकते हैं, कौन से को एक्सटेंसिव बोल सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो भी प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करेगी वो क्या है? एक्सटेंसिव। जो मास पर डिपेंड नहीं करेगी वो इंटेंसिव। और इस चैप्टर में जो हम डेल्टा जी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि लेकिन ई या ई नॉट क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसके कहने का मतलब क्या है? जब भी हम किसी रिएक्शन को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपको क्या दिख रहा है, ये डेनियल सेल की रिएक्शन है। पहले रिएक्शन में सबके कोफिशिएंट 1 1 है। यहां पर अगर मैंने पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मैं रिएक्टेंट का मास डबल कर रहा हूं, तो जितनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो डबल हो जाएंगी। कहने का मतलब, अगर इसके लिए ध्यान देना, अगर इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कितनी थी? अगर इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू x थी, तो इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x। अगर इसके लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू x थी, तो इसके लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 2x। कहने का मतलब क्या है? रिएक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उनकी वैल्यूज बदल जाती हैं, क्योंकि डेल्टा जी, क्योंकि गिव्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पर डिपेंड करती है। तो जब हम इस कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिएक्शन को, तो डेल्टा जी की वैल्यू भी 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो डेल्टा जी की वैल्यू या डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 10 टाइम्स हो जाएंगी। समझ में आया बेटा? वैसे ही अगर मान लेते हैं इस रिएक्शन को हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो पूरी रिएक्शन का डेल्टा जी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ई नॉट की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। अगर मान लेते हैं इसकी ई नॉट की वैल्यू y थी, तो इसकी भी ई नॉट की वैल्यू y रहेगी। मतलब जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यू में चेंजेस नहीं आते। रिएक्शन में कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने के बाद इंटेंसिव प्रॉपर्टी एज इट इज रहेंगी, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उतने ही टाइम चेंज हो जाएगी जितने कोफिशिएंट से रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया था। कंसेप्ट क्या समझ में आया बेटा? क्योंकि इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं कि रिएक्शन को इतने कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले डेल्टा जी इतना है तो बाद में डेल्टा जी कितना होगा। ठीक है, तो ये क्यों चेंजेस नहीं आ रहे हैं? इसमें चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ई नॉट। ठीक है, जबकि इसमें अगर हम देखेंगे तो ये क्यों चेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया बेटा? हमें बहुत सारी और दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर में हम उन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। बस आपको डेल्टा जी नॉट और ये जो ई नॉट है इनके बारे में पता रहना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ई नॉट नहीं, ई की वैल्यू में भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको पता रहनी चाहिए वो है केवल डेल्टा जी और के का फॉर्मूला। यहाँ भी मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हमने नहीं सीखा है। हम इसके बाद जब नर्न्स इक्वेशन वाले जब फॉर्मूलेज पढ़ेंगे, उसके बाद एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला भी एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में तो पढ़ते ही हैं, वहां पर भी हम एक इक्विलिब्रियम वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे। उसके लिए मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, ध्यान रखना। ये डेल्टा जी नॉट के लिए फॉर्मूला क्या है? ये होता है माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 2.303 आर टी लॉग के। समझ में आ गया? तो ये जो लॉग के जो है ये भी यूज कर सकते हैं डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए, लेकिन जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ रहता है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए कई बार ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ हो सकता है, लेकिन इस फॉर्मूले को ज्यादा हम यूज करना सीखेंगे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, क्योंकि डेल्टा जी नॉट के साथ ये रिलेटेड है, इसलिए हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे जाकर। अब इसका कोई काम नहीं है, फिलहाल के लिए फॉर्मूला बस लिख कर रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो है, कई बार आपको क्या पूछ लेता है? एफिशिएंसी ऑफ गैल्वेनिक सेल का फॉर्मूला पूछ लेता है, इसके कैलकुलेशंस नहीं आते बेटा। एक आध जगह पर आपको इसके क्वेश्चंस लिखे हुए मिलेंगे एफिशिएंसी ऑफ गैल्वेनिक सेल के, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मूला पूछता है, उसमें कैलकुलेशन हमें नहीं करने होते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ गैल्वेनिक सेल कहने का मतलब
उसके पास टोटल एनर्जी कितनी थी और उसमें से कितने को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे, वो क्या है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा जी। थियोरेटिकल तो इतना जो अमाउंट है उसको वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल्टा जी का मैग्नीट्यूड। और टोटल एनर्जी किसी भी रिएक्शन की कितनी होती है, डेल्टा एच के बराबर। तो डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच मल्टीप्लाइड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी ऑफ गैल्वेनिक सेल के लिए। ठीक है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, एन एफ ई नॉट, ठीक है ना, एन एफ ई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच। अगर यहाँ नॉट लगा दूँ तो यहाँ पर भी नॉट लगा दूंगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पर नॉट लगा देंगे दोनों जगह पर, मल्टीप्लाइड बाई 100। माइनस इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैं वहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, एफिशिएंसी लेते समय सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखते हैं, साइन को नहीं। ठीक है ना, हाँ, ये आपको पता है कि डेल्टा जी, ठीक है, जब आपको पता है कि ई नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट। तो डेल्टा जी नॉट का जो फॉर्मूला है माइनस एन एफ ई नॉट होने के बाद डेल्टा जी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ई नॉट पॉजिटिव से भी हम बता सकते हैं कि रिएक्शन पॉसिबल होगी, या डेल्टा जी नॉट निगेटिव है इससे भी हम बता सकते हैं कि रिएक्शन पॉसिबल होगी, रिएक्शन इज पॉसिबल। और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए कई बार पूछ लेता है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है उनके लिए ई नॉट का साइन क्या रहेगा, डेल्टा जी नॉट का साइन क्या रहेगा, ऐसा कुछ। ठीक, ये सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखना बेटा, इस पर न्यूमेरिकल हम नहीं करेंगे। ठीक, अब आज के लेक्चर में हमने जितने भी अभी तक कंसेप्ट पढ़े हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द हाफ सेल रिएक्शन फॉर द करोजन आर, रिएक्शंस दे रखी, हमें बोला है फाइंड द डेल्टा जी फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। एक्चुअल में हम सिर्फ डेल्टा जी नॉट निकाल पाएंगे, ठीक है, वहां कुछ लिखा नहीं है लेकिन ऑब्वियस है क्वेश्चन में ई नॉट दिया हुआ है, मतलब हमें डेल्टा जी नॉट निकालना है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन के लिए पहले तो हम क्या कर लेंगे, ई नॉट सेल निकाल लेंगे। ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब यहाँ केवल वैल्यूज दे रखी हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी एसआरपी की वैल्यू है रिडक्शन के लिए, ये भी रिडक्शन के लिए, मतलब उनके साइंस बदलने की जरूरत नहीं है। जो हायर वैल्यू होगी वो कैथोड होगा, जो लोअर वैल्यू होगी वो एनोड होगा। ये आपको पहले भी पता है, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीख रखा है कि जो हायर वैल्यू होगी उसे कैथोड बोल देंगे, जो लोअर वैल्यू होगी उसे क्या बोल देंगे, एनोड बोल देंगे। तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो ये माइनस 0.44 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.67 वोल्ट हो जाएगा। 1.67 वोल्ट आ गया तो डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं। डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट हो जाएगा। माइनस एन की वैल्यू कितनी होगी, अगर आप पूरे बैलेंस रिएक्शन को देखोगे तो दोनों जगह दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो पूरा बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही है, ये N2 हो जाएगा। फेराडे की वैल्यू कितनी है, 96500 है। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, 1.67 है। दो को इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 7 14, 2 6 12 और ये 13 और ये 3.34। ध्यान रखना ये 96500 बहुत बड़ा नंबर है, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, जबकि हमें दिख रहा है कि ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। मैं इसको अप्रॉक्सीमेशन कर दूं तो ये बहुत जल्दी आंसर निकल जाएगा। ये 10 टू द पावर 5 मान लिया मैंने, किसे, 96500 को 10 टू द पावर 5 मान लिया, तो अब क्या कर लूँगा मैं इसे लिख सकता हूँ 334 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। 10 टू द पावर 3 जूल को क्या लिख सकते हैं, किलो जूल, तो ये कितना हो जाएगा 334 किलो जूल। 334 के सबसे नियरेस्ट आंसर कौन सा दिखाई दे रहा है बेटा, 322 दिखाई दे रहा है, साइन कौन सा रहेगा, सब जगह माइनस साइन रहेगा, तो करेक्ट आंसर आ गया। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमने बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व कर लिया, क्योंकि वो 96500 का मैंने एजम्पशन ले लिया। अगर आप उसको एक्यूरेट कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो आंसर वही आएगा, बस आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक ऑप्शंस में दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस दिख रहे हैं ऑप्शंस में, अगर नियर बाई ऑप्शंस नहीं है तो बिल्कुल आप अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द सेल पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट द स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन इज 1.5 वोल्ट, मतलब ई नॉट की वैल्यू दे रखी है हमें। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट इन किलो जूल। ठीक है, तो एक्चुअल में पहले हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू तो पहले से क्वेश्चन में दे रखा है। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ध्यान से देखोगे तो ये 0 से +3 में जा रहा है, इंक्रीज कितने का है, 3 का है। वैसे ये +1 से 0 में जा रहा है, डिक्रीज 3 का ही होगा, क्योंकि 3 सिल्वर एटम दे रखे हैं, एक सिल्वर एटम में तो 1 का डिक्रीज था। ठीक है, तो सेम ही है, मतलब एन की वैल्यू 3 आ रही है। फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू 3, फेराडे 96500,
और ई नॉट की वैल्यू कितनी 1.5, 1.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा -4.5। अब हमें दिख रहा है कि ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, तो हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं 96500 को क्या मान लूँ 10⁵ तो ये अप्रॉक्स कितना हो जाएगा -450 किलो जूल के नियर बाई आ जाएगा। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है बेटा। तो -450 के सबसे नियरेस्ट आंसर कौन सा है बेटा -434 है। समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या बोला है, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। डेनियल सेल की रिएक्शन पता है बेटा आपको, Zn प्लस Cu2 प्लस, और ये क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है Cu प्लस Zn, ये होता है Zn2 प्लस। ठीक है, बिना रिएक्शन लिखे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो मिस्टेक्स हो सकते हैं बेटा, हमेशा बैलेंस रिएक्शन लिख लेना। ठीक है, आगे क्या बोला है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेनियल सेल। इन्होंने डेल्टा जी नहीं बोला है, लेकिन हम लोगों ने पहले भी बोला है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में जब भी आपको मैक्सिमम वर्क डन बोल रहा है मतलब डेल्टा जी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, क्योंकि डेल्टा जी नहीं, डेल्टा जी पूछेगा तो साइन के साथ देगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन बोलेगा तो सिर्फ यूजुअली मैग्नीट्यूड देता है, पूछ रहा है। तो एक्चुअल में हम क्या करेंगे, डेल्टा जी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एन एफ ई नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, फेराडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अप्रॉक्स में ले रहा हूँ बेटा। ठीक है, अप्रॉक्स में क्या ले लेता हूँ 10⁵ ई नॉट की वैल्यू कितनी 1.1, तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁵, मतलब 220 किलो जूल के नियर बाई आंसर आना चाहिए। 220 किलो जूल के सबसे नियरेस्ट कौन सा है 212 ही है बेटा, बाकी सब में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर मैं 96500 के कैलकुलेशन में चले जाऊंगा तो मुझे टाइम लग जाएगा बेटा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ टाइम बचा सकते हो आप ऐसा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना, हम लोगों ने जो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाले जो एक इसका डेल्टा जी का एक फीचर पढ़ा था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। द डेल्टा जी ऑफ द सेल इन्वॉल्विंग द रिएक्शन 2Ag प्लस प्लस H2 2Ag प्लस 2H प्लस इज वाई किलो जूल दिया हुआ है। आगे क्या बोला है, देन डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन। अगर आप ये नीचे वाली रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो इसके सामने क्या कोफिशिएंट है, Ag प्लस के सामने 4, पहले Ag प्लस के सामने क्या था 2, तो आपको क्या दिख रहा है, इस पूरी रिएक्शन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नीचे वाली रिएक्शन आ रही है, ठीक है ना, तो ये ऊपर वाली रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे वाला रिएक्शन आ रहा है। तो ऐसे केस में उसकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो भी रही होगी, या डेल्टा जी की वैल्यू जो भी रही होगी, नीचे वाली रिएक्शन की 2 टाइम ज़्यादा होगी। अगर इसकी वैल्यू y थी तो नीचे वाले के लिए क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था पहले y, तो बाद में क्या हो जाएगा 2y किलो जूल हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बस आपको ये पता रहना चाहिए कि डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो पूरी रिएक्शन में जितना कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा डेल्टा जी की वैल्यू में भी उतना ही कोफिशिएंट हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में भी सिमिलर क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे रिएक्शन में लोगों से एन निकालने में मिस्टेक हो जाती है। एन ध्यान से निकालना। क्या बोल रहा है, द गिव्स एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस एज फॉलोज। रिएक्शन दे रखी है, डेल्टा जी की वैल्यू भी दे रखी है। आगे क्या बोला है, द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस इज एट लीस्ट। तो हमें क्या बोला है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या दे रखा है 966, और डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा -NF_E0। ठीक है, -NF_E0 बोल रहा है। ठीक, अब 966, लेकिन ये किलो जूल है बेटा, मतलब ये कितना हो जाएगा 966, ये हो जाएगा 966 इंटू 10⁻³ जूल। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ एल्यूमिनियम का था +3, इसका हो जाएगा 0, डिफरेंस कितने का है 3, लेकिन एटम कितने हैं 4/3, 4/3 एल्यूमिनियम, या 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/3 ही आएगा। n की वैल्यू कितनी आएगी 4, ध्यान रखना बेटा, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4/3, तो एक्चुअल में टोटल n की वैल्यू 4 होगी, 3 नहीं होगी बेटा। ठीक है, n की वैल्यू हमने रख दिया ये 4। फेराडी की वैल्यू आपको पता है 96500, और ई नॉट ही तो निकालना है, कितना वोल्टेज होगा यही निकालना है। ठीक, अब यहाँ पर 966 इंटू ये 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये हो जाएगा 96500। मैं क्या कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट इसको कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ से ये 0 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 10/4, तो 10/4 कितना आ जाएगा 2.5,
तो एक्चुअल में ई नॉट की वैल्यू आ रही -2.5 वोल्ट। तो इतना 2.5 वोल्ट इसको देना पड़ेगा, इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है, माइनस साइन का मतलब ये है कि इतना हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा तब जाके ये रिएक्शन होगी, क्योंकि डेल्टा जी का साइन निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है बेटा, ठीक है ना, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसलिए डेल्टा जी प्लस आ रहा है, बट ई नॉट माइनस आएगा। तो इस -2.5 वोल्ट के लिए हमें 2.5 वोल्ट एटलीस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होगी। मतलब करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 2.5। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। क्या है? फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल, पहले ये रिएक्शन दे रखी है, अगर आप नोटेशन देखोगे तो इसमें ½ H2 लिखा है। तो रिएक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले। ये हो जाएगा ½ H2, प्रोडक्ट में जाएगा H+, इधर कैथोड वाले में लिख देंगे हम Ag+, और ये हो जाएगा Ag। अगर इस बैलेंस रिएक्शन में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो ये +1 से 0 गया है, डिक्रीज 1 का है। ये 0 से +1 गया, एक ही हाइड्रोजन है बेटा, क्योंकि ½ H2 लिखा है। तो ये जो इंक्रीज है ये भी 1 का है, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू है, फॉर्मूला क्या लगेगा? -NF E नॉट। एन की वैल्यू 1 है, फेराडे की वैल्यू 96500 है, और ये कितना हो जाएगा? 0.5332 वोल्ट हो जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो एक्चुअल में ये निकल कर आएगा अप्रॉक्स 51 किलो जूल निकल कर आएगा। हमें किलो जूल पर मोल में पूछा हुआ था, तो 51 किलो जूल के नियरेस्ट आंसर निकल कर आएगा, अगर रिएक्शन को आप ऐसे बैलेंस करते हो तो। अगर यहाँ पर मैंने 2H+ कर दिया, 2Ag कर दिया, 2Ag+ कर दिया, तो फिर ये 102 के नियरेस्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? रिएक्शन आप कैसे बैलेंस कर रहे हो उस पर वो डिपेंड करेगी वैल्यूज, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है? द गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द गिवन रिएक्शन। कॉपर 2+ Sn2+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये 1 मोलार है, रिएक्शन दे रखा है। रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैलेंस्ड है, Sn2+ से Sn डिक्रीज कितने का है? 2 का ही है, ठीक है ना। वैसे ही इसमें डिक्रीज तो 2 का है, वैसे ही कॉपर में जो इंक्रीज है ये भी 2 का ही है, तो n की वैल्यू तो 2 हो गई, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आगे क्या बोल रहा है? ई नॉट टिन के लिए, कॉपर के लिए दे रखा है, और डेल्टा जी नॉट निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? पहले ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल हो जाएगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। इसमें कैथोड कौन होगा बेटा? जिसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है Sn का। Sn का रिडक्शन जब हो रहा है तो ये हो जाएगा कैथोड और ये हो जाएगा एनोड, ठीक है। तो कैथोड हो जाएगा -0.16, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर माइनस एनोड की वैल्यू कितनी दे रखी है? एनोड की वैल्यू है कॉपर के लिए 0.34। अगर आप दोनों को देखोगे तो एक्चुअल में साइन माइनस आएगा बेटा फाइनल ई नॉट का, क्योंकि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कॉपर जो है वो टिन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता उसके सॉल्यूशन से, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन गलत दी हुई है, इसलिए यहाँ -0.5 वोल्ट निकल कर आएगा, ठीक है। अब हम डेल्टा जी नॉट निकाल लेंगे। डेल्टा जी नॉट निकालेंगे तो ये क्या निकल कर आएगा? -NF E नॉट रख देते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 2, 96500 ये हो जाएगा। और E नॉट की वैल्यू कितनी निकाली है बेटा हमने? 0.5, -0.5 निकाला है एक्चुअल में। तो ये माइनस और माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे, मतलब प्लस हो जाएंगे। -0.5 है, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 96500, कितने जूल में निकल कर आ जाएगा। हमें किस में? जूल में ही निकालना था, तो 96500 जूल निकल कर आ रहा है। क्लियर हो गया? यहाँ साइन पॉजिटिव आएगा बेटा, साइन पॉजिटिव है मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन विच 3 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। रिएक्शन नहीं दी है आपको, एन की वैल्यू दे दी है। एन की वैल्यू क्या बोल रहा है? 3 बोल रहा है। हैज डेल्टा जी नॉट ऑफ -17.37 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला होता है क्या चीज? -NF E नॉट, माइनस डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे रखी है -17.37 किलो जूल बोल रहा है, मतलब 10⁻³ माइनस एन की वैल्यू बोल रहा है 3, और ये क्या हो जाएगा? 96500, और हमें ई नॉट सेल पूछा है। सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा इसमें, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू कितना है? ये माइनस है तो माइनस कैंसिल आउट कर देंगे। ये 17.37
इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻3, नीचे आ जाएगा क्या 3 इंटू 965, और यहाँ पर 100 भी है, इससे कैंसिल आउट कर देंगे, वहाँ 10 बचेगा, ये हो जाएगा 173.7 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 965। आप जब इन सबको सॉल्व कर लोगे बेटा ये अप्रॉक्स आएगा 0.06, ठीक है, डिवाइड करने के बाद 0.06 आ रहा है, तो वहाँ ब्लैंक दे रखा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, तो ब्लैंक की जगह कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसके बाद सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं आज के लेक्चर में। क्वेश्चन क्या है बेटा, द गिव्स एनर्जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज -2895 किलो जूल। हमें गिव्स फ्री एनर्जी दे रखा है, रिएक्शन दे रखी है, आगे क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ B2 + B इज -2 वोल्ट, देन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ E3 + A। एक हाफ सेल का पोटेंशियल देकर दूसरे हाफ सेल का E0 पूछा हुआ है, तो पहले तो E0 सेल निकालना पड़ेगा। E0 सेल निकालने के लिए हम गिब्स एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा ये डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NF E0। डेल्टा G0 की वैल्यू कितनी दे रखी है -2895 किलो जूल, मतलब 10⁻³ कर देंगे इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर्मूले में हो जाएगा माइनस n की वैल्यू कितनी होगी, एक ए को अगर देखोगे तो +3 से 0 गया है, मतलब 3 का डिक्रीज है, लेकिन 2 ए एटम है तो कितने हो जाएंगे 6, n की वैल्यू 6 आ रही है बेटा, तो ये n की वैल्यू हो जाएगी 6, फैराडे की वैल्यू क्या हो जाएगी 96500 और यहाँ हो जाएगा E0। ये माइनस से ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, E0 की जो वैल्यू है ये 2895, ये 10⁻3 और ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 96500, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो एक्चुअल में कितना निकल कर आएगा, ये 5 वोल्ट निकल कर आएगा, ठीक है, E0 सेल की वैल्यू, ठीक है ना। अब जब ये E0 सेल 5 वोल्ट निकल कर आ गया तो फिर एक्चुअल में E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है। E0 सेल कितना निकला है बेटा 5, ठीक है। अब यहाँ E0 कैथोड, कैथोड कौन है, यहाँ पर कैथोड कौन है जिसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है ए का हुआ है बेटा, तो ये हो जाएगा E0 A3 + A माइनस E0 एनोड, एनोड कौन है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है बी का हुआ है, तो E0 B2 + B, लेकिन लिखते तो हम रिडक्शन पोटेंशियल ही है, तो रिडक्शन वाला सिंबल लिख दिया है। अब यहाँ वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, B2 + B की वैल्यू दे रखी है, ये 5 हो गया, ये E0 A3 + A हो गया माइनस, और ये है -2 वोल्ट, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस 2 को इधर लाएंगे तो ये 5 - 2 हो जाएगा, तो ये E0 A3 + A कितनी वैल्यू निकल कर आ जाएगी बेटा, ये 3 वोल्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड वाला। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हमने डेल्टा G0 पर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब सॉल्व करना सीख लिया बेटा। एक्चुअल में डेल्टा G कैलकुलेशन वाले भी 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें पहले E निकालना पड़ता है, ई सेल, ठीक है, पहले ई सेल निकालना होता है और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं डेल्टा G निकालते हैं, लेकिन हमने अभी ई सेल निकालना नहीं सीखा हुआ है, वो हम नॉन इक्वेशन से सीखेंगे, उसके बाद दोबारा फिर डेल्टा G के भी एक आध क्वेश्चन वहां पर देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये सीख लिया है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में गिब्स फ्री एनर्जी का ही एक कंसेप्ट है जिसमें 2 हाफ सेल के E0 को यूज करके किसी एक तीसरे हाफ सेल की E0 की वैल्यू निकालते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है ये सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए बाय।